हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्ष वर्मा। आप सभी का मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सेशन को शुरू करने से पहले मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस। क्या मुझे आप बताएंगे ये ऑन द फ्लोर और एट द फ्लोर कब बोला जाता है? एट द फ्लोर बोला जाता है या ऑन द फ्लोर बोला जाता है? पॉपुलेटेड कंट्री बोला जाता है या पॉपुलस कंट्री बोला जाता है? पॉपुलेटेड सिटी बोला जाता है या पॉपुलस सिटी बोला जाता है? कंजेस्टेड सिटी कहेंगे, क्राउडेड सिटी कहेंगे या डेंस सिटी कहेंगे? रिवॉर्ड कब कहेंगे, अवार्ड कब कहेंगे? किसी को रिवॉर्ड दिया जाता है तो क्या कह सकते हैं कि उसको अवार्ड दिया जा रहा है? अगर किसी को अवार्ड दिया जाता है तो क्या ये कह सकते हैं कि रिवॉर्ड दिया जा रहा है? क्या इन दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह पर हो सकता है? आज इन सारी चीजों पर हम इस सेशन में बात करेंगे। ये सारी चीजें सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जरिए एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है। इन अ नटशेल अगर मैं कहूं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और जिनमें भी इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, उनमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट और जो एरर डिटेक्शन का जो पार्ट होता है, इनके जरिए ये सारी कंफ्यूजिंग चीजें पूछी जाती है। चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात हो, क्लोज टेस्ट की बात हो, एरर डिटेक्शन की बात हो, इन सभी में आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज चेक की जाती है, आपकी लॉजिकल नॉलेज कैसी है ये भी चेक की जाती है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है ये सारी चीजें चेक की जाती है। और इन सभी चीजों को जब आप अच्छा कर लेते हैं तब जाकर के आप इस इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे हो पाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ऑन द फ्लोर, एट द फ्लोर कब बोलेंगे, क्या एट द फ्लोर बोलना गलत है, पॉपुलस पॉपुलेटेड में क्या डिफरेंस है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, अवर ऑफिस इज इन द सेकंड फ्लोर ऑफ द स्काई स्क्रैपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्काई स्क्रैपर का मतलब क्या होता है। स्काई स्क्रैपर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, 20 से 25 मालों की जो बिल्डिंग होती हैं, उन्हें आप स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। इन स्काई स्क्रैपर्स के अंदर ऑफिसेज भी होते हैं, होटल्स भी होते हैं, आपके रेसिडेंशियल स्पेसेस होते हैं, रिटेल स्पेसेस होते हैं, यहाँ पर आप फ्लैट खरीद करके रह भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें स्काई स्क्रैपर के अंदर होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को आप स्काई स्क्रैपर कहते हैं। ये तो बात रही स्काई स्क्रैपर की। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम यहां एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। वो बिल्डिंग कुछ इस प्रकार से है और यहां पर अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं, इस तरह से फ्लोर बने हुए हैं। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, फिर ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, हो सकता है ऊपर और भी फ्लोर्स हो। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो सेकंड फ्लोर है, हमारा जो ऑफिस है वो सेकंड फ्लोर पर है। अब यहां पर बात आती है कि क्या यहां पर इन आना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इन नहीं आएगा। जब कोई चीज किसी चीज से घिरी हुई होती है तो आप इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कमरे के अंदर हैं तो आप कह सकते हैं इन द रूम, आप स्कूल के अंदर हैं तो आप कह सकते हैं इन द स्कूल, आप गार्डन के अंदर हैं तो आप कह सकते हैं इन द गार्डन, क्योंकि आप किसी ना किसी बाउंड्री से घिरे हुए हैं। और जो फ्लोर्स होते हैं वो किसी भी चीज से घिरे हुए नहीं रहते, बल्कि वो ओपन होते हैं। तो यहां इसका इस्तेमाल तो गलत होगा। अब जब यहां इसका इस्तेमाल गलत होगा तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब को बताने से पहले मैं कुछ आपको थोड़ी बहुत बातें बताना चाहूंगा प्रीपोजिशन के बारे में। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सही आंसर होगा ऑन। अब यहां ऑन सही जवाब क्यों होगा, जरा ऑन के कुछ नियम आप सीख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी किसी हॉरिजॉन्टल स्पेस पर, किसी हॉरिजॉन्टल जगह पर या सरफेस पर आप कोई चीज रख देते हैं, तो जब ये चीज इस सरफेस से टच होती है तो दो चीजों की टचिंग को दिखाने के लिए, दो सरफेसेस के टच होने को दिखाने के लिए आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी छत है, ये आपकी रूफ है, ये छत है और ये कूलर है। भाई किसी ने आपसे पूछा कि यहाँ जो कूलर रखा हुआ था वो कहाँ है, तो आपने कहा कि ये जो कूलर है मैंने छत पर रख दिया है। अब जो छत पर आपने कूलर रखा है, इस कूलर की जो बॉटम सरफेस है ये छत की सरफेस से टच हो रही है। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल चीज पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहां पर हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं, पर के सेंस में। जो ऑन का हिंदी अर्थ निकलता है वो पर होता है। इसका एक अगला और एस्पेक्ट आप सीखेंगे, कोई वर्टिकल सरफेस हो और उस वर्टिकल सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हैंग कर रहा हो या कोई वर्टिकल सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ हो, जैसे कि पिक्चर्स वगैरह जो पेंटिंग्स होती हैं, स्केचिंग्स होती हैं, वो अक्सर आपकी दीवार पर लटकती हैं। तो आप ये कह सकते हैं द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। ये जो पिक्चर है ये वॉल पर हैंग कर रही है। इसका मतलब किसी वर्टिकल सरफेस से अगर कोई ऑब्जेक्ट टच हो रहा हो, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, जैसे किताबें टेबल पे रखी होती हैं, तो आप वहां पर कह सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। जैसे कि कोई मैट बिछा है, कोई मैट बिछा है, इस पर, इसके ऊपर एक बिल्ली है, इसके ऊपर एक बिल्ली है। अब ये बिल्ली इस मैट के ऊपर है, तो आप ये कहेंगे द कैट इज ऑन द मैट, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर ये कैट है, ये टच हो रही है। एंड दो सरफेसेस जब आपस में टच होती हैं तो आप उनके लिए यूज करते हैं ऑन। एक मैं आपको और एस्पेक्ट बताऊंगा कि जब कोई चीज किसी चीज से अटैच होती है, मींस अटैचमेंट दिखाने के लिए भी आप, अटैचमेंट दिखाने के लिए भी आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अटैचमेंट कैसा, जैसे मान के चलिए कि मैं ये कहता हूं कि जो मेरे जो बटन्स हैं वो मेरे शर्ट से अटैच है, तो मैं कहूंगा द बटन्स आर ऑन माई शर्ट। मान लीजिए कि मैं कोई एक
कुछ भी एक जैसे मान के चलिए गर्ल्स वगैरह नेकलेस पहनती है, तो किसी लड़की ने अगर कोई नेकलेस पहना हुआ है और वो नेकलेस उसकी बॉडी से, उसके गले से अटैच है, तो आप कहेंगे द नेकलेस इज ऑन हर नेक। दूसरी चीज, किसी चीज का सपोर्ट दिखाना पड़े। अगर आपको सपोर्ट दिखाना हो कि कोई चीज किसी के सपोर्ट से है, जैसे जो ब्रिजेस होते हैं वो अक्सर पिलर के ऊपर होते हैं, द ब्रिज इज ऑन द पिलर्स। ये मैंने ब्रिज बनाया और इसके नीचे मैंने पिलर्स खड़े कर दिए और इस पिलर के सपोर्ट से ही ये ब्रिज है। आपने कई बार ऐसे भी देखा होगा कि बहुत सारे जो घर होते हैं वो कई बार स्टिल्ट्स के ऊपर होते हैं। स्टिल्ट्स का मतलब होता है लकड़ी के जो खंबे होते हैं या जो मेटल के खंबे होते हैं उनके ऊपर घर बने रहते हैं, और उसका कारण ये होता है कि जो सरफेस होती है वो बड़ी वेट होती है, गीली होती है। तो गीली सरफेस पर कुछ मेटल्स की रॉड लगाई जाती है, खंबे लगाए जाते हैं, उन पर घर सपोर्ट कर दिया जाता है। तो आप ये कहेंगे द हाउस इज ऑन द स्टिल्ट्स। तो आपने ये 4 एस्पेक्ट ऑन के सीखे, जिसमें से पहले एस्पेक्ट का मतलब है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कुछ रखा हो, कि जैसे किताबें टेबल पे रखी हैं, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। किसी वर्टिकल सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट लटक रहा हो, जैसे कि पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, तो वहां पर आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अटैचमेंट दिखाना हो, जैसे कि नेकलेस गले में है, ऑन। बटन शर्ट पर है, ऑन। या फिर सपोर्ट दिखाना हो कि ब्रिज पिलर्स के सपोर्ट पर है, जो घर है वो स्टिल्ट्स खंभों के सपोर्ट पर है, तो यहां इन चीजों को दिखाने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही जब एक फ्लोर दूसरे फ्लोर की सरफेस से टच हो रहा है, जब सेकंड फ्लोर दूसरे फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से टच हो रहा है, तो फ्लोर्स एक दूसरे के ऊपर है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर दूसरी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर एक और हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो फ्लोर को दिखाने के लिए आप हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आप लोगों को ऑन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वैसे और भी काफी नियम ऑन के होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इतना ही जानना आपके लिए काफी होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, इसका जवाब देने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त आप लोग वीडियो को पॉज करें और सोचें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या पहले से ही पॉपुलेटेड सही है? अगर पॉपुलेटेड पहले से ही सही है तो आपका आंसर होगा नो सब्स्टिट्यूट, मतलब कोई विकल्प पॉपुलेटेड का नहीं है, क्योंकि पॉपुलेटेड पहले से ही सही है। और आपको लगता है कि पॉपुलेटेड के अलावा कुछ होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, पॉज करिए वीडियो को और उसके बाद आंसर दीजिए। चलिए चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉपुलेटेड सही है या गलत है। अगर गलत है तो इसकी जगह सही क्या होगा। सबसे पहले आप लोग जानेंगे ये कॉन्जेस्टेड क्या होता है। समझिएगा स्टूडेंट, आप कॉन्जेस्टेड का इस्तेमाल कहां करते हैं। एक वर्ड होता है कॉन्जेस्टेड, एक वर्ड होता है क्राउडेड, और एक वर्ड होता है डेंस। पहले इन 3 शब्दों को आप समझेंगे। जब भी आप कंजेस्टेड कहते हैं तो कंजेस्टेड आप तब कहते हैं, मैक्सिमम कंजेस्टेड का यूज आप करते हैं जब आप किसी ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। ट्रैफिक जैम में फंसने का मतलब ये होता है कि आपके अगल बगल बाइक्स, कार्स, स्कूटीज, बाइसिकल्स इतनी ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि आप एक फिट भी आगे नहीं जा सकते, आप एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसे किसी भीड़ में फंस जाना जहां पर आप एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाए, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं कॉन्जेस्टेड। ट्रैफिक्स में यही होता है, आप अपनी बाइक पर है या कार में है, तो आपके लिए एक फिट आगे जाना भी बड़ा मुश्किल होगा। जब तक कि वहां से इंडिकेशन ना आ जाए आपको आगे जाने के लिए, तो आपको अपनी जगह पर उतनी देर तक रहना पड़ेगा, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अपनी बाइक को एक फिट भी आगे नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे में आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं, आपको देरी होती है, इसलिए आप फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। तो जब कंजेस्टेड को बताना होता है, तो कंजेस्टेड का मतलब जब एक कदम भी आप आगे ना बढ़ा पाए, आपको देरी हो रही है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इस चीज को दिखाने के लिए कंजेस्टेड होता है। क्राउडेड का यूज आप तब करते हैं जब भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी भी भीड़ नहीं है कि आप एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अक्सर मॉल्स वगैरह में आप देखते हैं कि ओकेजन्स पर बहुत भीड़ होती है, जैसे 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, ये जो ओकेजन्स होते हैं इन दिनों में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तब पार्किंग एरिया में जब आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो बहुत देर के बाद आप अपनी गाड़ी को पार्क कर पाते हैं, क्योंकि इन दिनों में भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि आप अपनी गाड़ियां आसानी से पार्क नहीं कर सकते। तो जो आप गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं, एक एक इंच एक एक फिट करके आप खिसक रहे होते हैं आगे, दैट मीन्स उसको आप बोलेंगे कॉन्जेस्टेड। लेकिन वो गाड़ी पार्क करने के बाद आप जैसे ही मॉल में जाते हैं, एंटर करते हैं, बहुत सारी भीड़ आपको दिखाई देती है, लेकिन उस भीड़ में आप आसानी से चल करके शॉपिंग कर सकते हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान में जा सकते हैं। थोड़ा रुकना पड़ेगा, रुकेंगे चलेंगे, रुकेंगे चलेंगे, क्रॉस करके किसी को भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन आप अपना काम कर लेंगे उस भीड़ में। इसका मतलब जो भीड़ होती है वो फ्रस्ट्रेशन कम दिखाती है, बल्कि डिस्कंफर्ट ज्यादा दिखाती है। तो इसका मतलब होता है क्राउडेड। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्जेस्टेड एंड क्राउडेड का मीनिंग समझ में आया होगा। ये होता है क्राउडेड एंड ये होता है कंजेस्टेड। दूसरा, डेंस का मतलब समझिए क्या होता है। डेंस का मतलब होता है घनत्व। इसका मतलब एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाना, उसको आप डेंस कहते हैं। कई बार हम, जैसे मैं बालों की बात करूं, तो आप देखते होंगे कि कुछ लोगों के सर पर बाल बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप कहते हैं तुम्हारे बाल बड़े डेंस हैं, मतलब बालों में घनत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बाल है। और कुछ लोगों के बाल बड़े कम होते हैं,
एक एग्जांपल मैं आपको डेंस का और देता हूं, कुछ एक फिगर बना के बताता हूं। जैसे एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें आपकी इकट्ठी हो जाएं, एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएं, जैसे जंगल में बहुत सारे पेड़ एक ही जगह पर रहते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, खूब सारी हरियाली होती है, तो आप कहते हैं ना कई बार डेंस फॉरेस्ट। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, मान लीजिए कि जैसे ग्वालियर मेला लगा है, ग्वालियर मेले में हर जगह लोग बिखरे हुए हैं, स्प्रेड आउट है, हर जगह बिखरे हुए हैं, लेकिन अचानक से एक अनाउंसमेंट होता है कि फलानी शॉप पर एक सेल लगी है और वो सेल सिर्फ आज के लिए है। तो मेले में जितनी भी भीड़ जो बिखरी हुई है वो बिखर करके एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, और जैसे ही वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो वो एरिया क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। मतलब लोगों का एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होना, इकट्ठा हो जाना ही डेंस कहलाता है। और डेंस का इस्तेमाल बेसिकली आप स्मोक के लिए करते हैं, लिक्विड के लिए आप डेंस कह सकते हैं, डेंस स्मोक कह सकते हैं, फॉरेस्ट के लिए आप डेंस कह सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं आपको एक बात बताऊं, इन तीनों का इस्तेमाल कभी भी कंट्री और सिटी के लिए नहीं किया जाता है। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कॉन्जेस्टेड सिटी, कभी भी नहीं कहेंगे क्राउडेड सिटी, कभी भी नहीं कहेंगे डेंस सिटी, या कंजेस्टेड कंट्री, क्राउडेड कंट्री, डेंस कंट्री। इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है, ट्रैफिक, एंड भीड़ बहुत ज्यादा है लेकिन अपनी शॉपिंग कर पा रहे हैं, अपना आ जा पा रहे हैं, डेंस का मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाना। कंट्री और सिटी के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इस हिसाब से ये आंसर भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। अब अब यहां हम ये सीखेंगे कि क्या पॉपुलेटेड कंट्री बोलना सही है या पॉपुलस कंट्री बोलना सही है। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पॉपुलेटेड एंड पॉपुलस को लेकर काफी कंफ्यूजन लोगों में अक्सर होता है, लेकिन अगर आप जब किसी आदमी से बातचीत करते हैं तो उस बातचीत के दौरान आप पॉपुलेटेड भी कह दीजिए, पॉपुलस कह दीजिए, किसी को इतना आइडिया नहीं लगता है। सामने वाले को इतना पता लगता है कि आप पॉपुलेटेड और पॉपुलस बोल के ये दिखाना चाह रहे हैं कि उस शहर में, उस कंट्री में लोगों बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर्स में है। लेकिन जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तब इस केस में आपको पता होना चाहिए पॉपुलेटेड एंड पॉपुलस कब आएगा और कब नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर वो सब्टल डिफरेंस भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो आइए सीखते हैं। मैं आपको 3 स्टैंडर्ड्स बताता हूं स्टूडेंट्स। मैं आपको यहां 3 स्टैंडर्ड्स बताऊंगा। इन 3 स्टैंडर्ड्स के आधार पर आप जज करते हैं कि पॉपुलस कंट्री कब होती है और पॉपुलेटेड कब होती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पॉपुलस और यहां मैं लिखता हूं पॉपुलेटेड। किसी भी सिटी को या कंट्री को अगर आपको पॉपुलस कहना है तो ये ध्यान रखिए कि यहां इसका मतलब होता है हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। और यहां पर इसका मतलब होता है हाई नंबर ऑफ पीपल, हाई नंबर ऑफ पीपल। कहने का मतलब हाई डेंसिटी, इसका मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी में लोग वहां रहते हैं। पॉपुलेटेड का मतलब काफी सारे लोग रहते हैं, लेकिन वहां डेंसिटी की बात नहीं हो रही है। अब ये डेंसिटी और हाई नंबर ऑफ पीपल लिखने से भी शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं अब एक एक करके इसका उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंट्री ए है, यहाँ पर एक कंट्री बी है। तो मैं कंट्री ए अगर लेना चाहूं तो चलिए मैं यहाँ पर जापान ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कंट्री का नाम जैसे कनाडा, मैंने कनाडा लिया, कनाडा लिया। अब हम मान लेते हैं कि जापान की टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर है, आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं लिख रहा हूं, आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन आंकड़े इसके आसपास ही। जापान में 123 मिलियन लोग हैं और कनाडा में लगभग 40 मिलियन लोग हैं। अब मैं बात करता हूं कि सिटी को आप पॉपुलस कब कहते हैं और पॉपुलेटेड कब कहते हैं। जापान के अंदर एक सिटी आती है, दैट इज टोक्यो सिटी, टोक्यो। और यहां पर एक सिटी मान लीजिए, दैट इज कॉल्ड कैलगरी, इट्स कैलगरी। दोनों सिटीज हैं। टोक्यो में, अकेले टोक्यो में 38 मिलियन के आसपास लोग रहते हैं और अकेले कैलगरी में ये संख्या 1.3 मिलियन है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि किसी भी सिटी को कैसे जज किया जाता है कि आप इसे पॉपुलस बोलेंगे या पॉपुलेटेड बोलेंगे, तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं। पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से आप यहां पर तय करते हैं कि आप पॉपुलस बोलेंगे या पॉपुलेटेड बोलेंगे। तो अगर मैं पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बात करूं तो यहां पर प्रति स्क्वायर किलोमीटर 6000 लोग रहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर प्रति स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में लगभग लगभग 6000 लोग यहां रहते हैं। और यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर यह आंकड़ा लगभग 400 लोगों का है, लगभग 400 लोगों का है। तो अब मुझे बताइए, इतने से एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं और इतने से एरिया में कम लोग रह रहे हैं। तो किसी भी शहर की अगर आपको पॉपुलस या पॉपुलेटेड सिटी आपको किसी भी शहर के लिए बोलना हो, तो आप प्रति स्क्वायर किलोमीटर इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप ये तय करते हैं कि उस शहर को आप पॉपुलस सिटी बोलेंगे या पॉपुलेटेड सिटी बोलेंगे। तो ऐसे में आप इसे कहेंगे पॉपुलस सिटी और इसे आप कहेंगे पॉपुलेटेड सिटी। तो ये रहा पहला स्टैंडर्ड, ये मापने का कि पॉपुलस एंड पॉपुलेटेड कब कहेंगे। अब बात करते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं एक दूसरे एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए अब एक हमारे पास एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। कंट्री ए में भी 1 मिलियन पीपल है और कंट्री बी में भी टोटल 1 मिलियन पीपल है।
दोनों में लगभग संख्या बराबर है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों की संख्या अलग अलग है, लेकिन यहां ध्यान से देखें तो दोनों में संख्या लगभग लोगों की बराबर है। 1 बिलियन पीपल यहां है, 1 बिलियन यहां है। अब यहां पर मैंने एक शहर बनाया, ये मैंने एक शहर बनाया, दिस इज अ सिटी, और यहां पर भी मैंने एक शहर बनाया, दिस इज अ सिटी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, यहां पर पर्टिकुलर जगह पर ही लोग रहते हैं। बाकी ये जो खाली एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं, ब्लैकिश एरिया जो देख रहे हैं आप, ब्लैक, यहां पर लोग नहीं रहते। मतलब सारे के सारे लोग इसी पर्टिकुलर सर्कल में इकट्ठे हो गए हैं। यहां पर जब सारे लोग यहीं एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, इसका मतलब ये एरिया जो है ये डेंस हो चुका है। लेकिन यही लोग इस सिटी में बिखरे हुए हैं, यहां बिखरे हुए हैं। और अगर ये बिखरे हुए हैं तो इसका मतलब जितने लोग यहां थे वो लोग इकट्ठे हो गए, और जितने लोग यहां थे वो लोग स्प्रेड आउट हो गए। तो यहां पर लोग फैले हुए हैं और यहां पर लोग एकदम डेंस है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं छोटी सी जगह पर, दैट इज ऐसे में आप यहां इस कंट्री ए के शहर को बोलेंगे पॉपुलस और इसको आप बोलेंगे पॉपुलेटेड। एक तीसरा स्टैंडर्ड मैं आपको और बताता हूं, और जो तीसरा स्टैंडर्ड है वो इस प्रकार से है कि कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री में अगर 100 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, किसी भी कंट्री में अगर 100 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, तो ऐसे में आप उसे कहेंगे पॉपुलस कंट्री। और 100 मिलियन से अगर कम रह रहे हैं तो आप उसको पॉपुलेटेड कंट्री की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये तो बात रही। जैसे इंडिया, चाइना नंबर 1 पर है, चाइना में ये 1.4 बिलियन पीपल है, मतलब 100 मिलियन से भी कई गुना ज्यादा। 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़ है, और चाइना में ये लगभग लगभग चला जाता है 145 करोड़ के आसपास। उसके बाद इंडिया आता है 1.4 बिलियन, फिर उसके बाद यूएसए आता है, पाकिस्तान आता है, इंडोनेशिया आता है, जापान आता है। इन सभी में 100 बिलियन के ऊपर लोग रहते हैं। तो ये सारी कंट्रीज को आप पॉपुलस कहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पॉपुलेटेड कंट्रीज में, जिसमें लोगों की संख्या बहुत कम है लेकिन जगह बहुत ज्यादा है, कनाडा में बहुत लोग रहते हैं, सॉरी कनाडा की जगह बहुत ज्यादा है, लैंड एरिया जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन कनाडा में सिर्फ और सिर्फ 40 मिलियन पीपल है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कम लोग रहते हैं, 38 मिलियन के आसपास लोग वहां पर रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस काफी बारीकी से समझ में आए होंगे। कंजेस्टेड, क्राउडेड एंड डेंस, ये डिफरेंसेस का पता होना स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा टाइम लेकर के आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैंने मैक्सिमम यूट्यूब पर देखा है, टीचर्स अपने लेवल पर काफी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आई थिंक इतना जल्दी जल्दी कई बार वो चीजों को बता देते हैं, डिफरेंसेस बता देते हैं, कि स्टूडेंट्स के लिए आसान नहीं होता है हर बार उन डिफरेंसेस को कैच कर पाना। थोड़ा टाइम लेकर के मैंने इन सारे डिफरेंसेस को बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ये मेहनत जरूर सफल हुई है, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। सो राइट आंसर इज पॉपुलस, क्योंकि यहां पर 120 मिलियन की बात हो रही है, और स्टैंडर्ड तीसरा कहता है कि 100 मिलियन से ज्यादा लोग जिस भी कंट्री में रहते हैं उसे पॉपुलेटेड नहीं कहेंगे, इट्स पॉपुलस। सो आई थिंक आपके लिए जानकारी काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी, काफी समझ में आपको आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो हमारा अगला क्वेश्चन है, आई यूज टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था, जवान था, तब मैं ये नदी पार करके जाया करता था। मान लीजिए कि ये वो नदी है, इस तरह से है, और मेरा इस साइड कोई स्कूल है, यहाँ पर स्कूल है, और यहाँ पर कोई स्पीकर है। इस स्पीकर का कहना है कि जब मैं जवान था, जब मैं यंग था, तो मैं इस नदी को क्रॉस करके जाया करता था। शायद कोई पर्पज रहा होगा, स्कूल जाने के लिए, गेहूं पिसवाने के लिए, या कॉलेज जाने के लिए, किसी भी कारण से। अब यहां पर आपको यह तय करना है कि ये जो लिखा, ये जो ऑप्शन आपको ये हाईलाइट किया जा रहा है यहां पर, ये पहले से ही सही है क्या? तो मैं आपको बता दूं। सो पहले आप ये समझ लीजिए कि यूज टू का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, ये एक सेमी मॉडल होता है, जब भी आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब आप ये बता रहे होते हैं कि पास्ट में कोई आपकी हैबिट थी, पास्ट हैबिट के बारे में आप बता रहे होते हैं, पास्ट की हैबिट के बारे में बता रहे होते हैं। पास्ट हैबिट का मतलब पास्ट में कोई ऐसी चीज जिसको आप बार बार रिपीट किया करते थे, बार बार दोहराते थे। जैसे कि मैं यार बचपन में हम लोग छुपन छुपाई बहुत खेलते थे, आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक अलॉट। क्रिकेट बहुत खेलते थे हम लोग। आई यूज टू प्ले क्रिकेट अलॉट, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू गो टू स्कूल डेली, आई यूज टू गो टू कॉलेज डेली। इसका मतलब किसी भी काम को हम बार बार किया करते थे, दोहराते थे और वो काम करना हमारी आदत में शुमार था। तो ये बताने के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो व्हेन आई वाज यंग, ये जो आपकी ये क्लॉज जो लिखी हुई है, ये टाइम बता रही है, ये टाइम बता रही है कि आप बात कर रहे हैं पास्ट का, ये पास्ट के टाइम को दिखा रही है। और अगर ये पास्ट के टाइम को दिखा रही है तो विल तो कैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं, और विल प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने के लिए यूज किया जाता है, तो विल तो आएगा नहीं। अब यहां पर बात आती है कि कैन आएगा कि नहीं। मैं कहता हूं कैन भी नहीं आएगा। अरे भाई, कैन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कैन आपकी प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाने के लिए आता है। वर्तमान में कोई भी क्षमता आपके अंदर है, वो क्षमता दिखाने के लिए आता है। क्षमता का मतलब एबिलिटी, कैपेसिटी, कुछ भी कह दीजिए। जैसे मैं कहता हूं आई कैन लिफ्ट 100 kgs, यार मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं।
आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ यार, आई कैन सिंग ब्यूटीफुली, मैं बहुत ही अच्छे से गा सकता हूँ। तो गाना, अच्छा गाना, 100 kgs को लिफ्ट करना, ये सारी क्षमता है, और प्रेजेंट में अगर क्षमता दिखानी हो तो कैन। अब बात आती है वॉज की और कुड की। ये जो वॉज है ये पास्ट के लिए आएगा, कुड भी पास्ट के लिए आएगा, और हमें पास्ट के लिए ही यहां पर कोई वर्ब चाहिए। ऐसे में अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये कह रहा है कि व्हेन आई वाज यंग, मैं ऐसा कर पाता था। देखिए, तैर करके किसी भी नदी को क्रॉस करना हर एक किसी के बस की बात नहीं होती है। तैरना भी अपने आप में एक क्षमता है, हर कोई नहीं तैर सकता, मैं नहीं तैर सकता हूं। तो ऐसे में जब आप क्षमता दिखाने की बात करते हैं, ना कि पास्ट हैबिट, तो क्षमता दिखाने के लिए आप यूज करते हैं कैन का, और कैन का पास्ट होता है पास्ट की क्षमता दिखाने के लिए कुड का। तो यूज टू यहां पर गलत हो जाता है, यूज टू यहां पर गलत हो जाता है। और जब बात क्षमता दिखाने की आती है तो हम यूज करते हैं कुड का, तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था तो मैं ऐसा कर पाता था, मैं नदी पार करके मैं चला जाता था। तो पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए आप यूज करते हैं कुड। आई होप कि आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, पॉज करिए, पहले अपने थॉट्स रखिए, सोचिए कि क्या होना चाहिए, और गट फीलिंग्स नहीं, गट फीलिंग के साथ साथ दिमाग में लॉजिक्स भी आने चाहिए कि अगर मैं इस ऑप्शन को सही कह रहा हूं तो ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिएगा, ओके। लास्ट बिफोर ईयर, शिले शिले, किसी लेडी का नाम, किसी लड़के का नाम, लड़की का नाम, कुछ भी मान लीजिए आप, हो सकता है हम लड़के का नाम श्रिले मान लेते हैं। चलिए, श्रिले गॉट वेरी गुड ग्रेड्स। पिछले साल श्रिले को बहुत अच्छे मार्क्स मिले। अब बात यहां आती है कि बात तो हो रही है पास्ट टाइम की, कि पिछले साल को आप लास्ट ईयर कहते हैं। अब बात यहां पर आती है कि ये लास्ट बिफोर ईयर सही है, गलत है, गलत है तो सही कौन सा है। बड़ा कंफ्यूजन है भाई। द लास्ट बोलेंगे, बिफोर लास्ट बोलेंगे, द ईयर बिफोर लास्ट बोलेंगे, बिफोर ईयर लास्ट बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए। चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं पहले। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आज जो मैं ये सेशन ले रहा हूं, ये आज सैटरडे है, प्रेजेंट में सैटरडे है, प्रेजेंट में सैटरडे है, सैटरडे। आज सैटरडे है, आने वाला कल, दैट मीन्स कल संडे होगा, और संडे को आप बोलते हैं टुमारो, टुमारो। और जो बीत चुका है, मीन्स सैटरडे से पहले जो फ्राइडे बीत चुका है, वो मेरे लिए कहलाएगा येस्टरडे, वो मेरे लिए कहलाएगा येस्टरडे, एंड दैट इज फ्राइडे। अब संडे के बाद जो मंडे आएगा ना, उसको आप देखिए, मंडे। और फ्राइडे से पहले क्या था, थर्सडे। जरा यहां समझिएगा, यहां से भी कुछ ना कुछ जानकारी आपको जरूर अच्छी मिलने वाली है। देखिए, आज वर्तमान में ये मेरे लिए सैटरडे है, आने वाले कल को आप टुमारो कहते हैं, लेकिन उस टुमारो के बाद भी जो कल आता है, उसके बाद भी जो अगला दिन आता है, उसे आप कहते हैं द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। जैसे आप कहते हैं आने वाला परसों, जैसे आप हिंदी में क्या कहेंगे, आने वाला परसों, परसों जो आने वाला है भविष्य में। बीते हुए परसों को आप क्या बोलेंगे, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है जी। यहां से इस टाइमलाइन से आपको ये चीजें तो पता लग गई होंगी, ये चीजें तो आपको पता लगी होंगी कि कब और किसे क्या कहा जाता है। अब यहां से थोड़ा मीनिंग समझिएगा। आफ्टर टुमारो का मतलब कल के बाद, बिफोर यस्टरडे का मतलब कल से पहले, आफ्टर टुमारो का मतलब कल के बाद। कल के बाद मतलब आज अगर सैटरडे है तो कल के बाद मंडे, तो कल के बाद मंडे मींस द डे आफ्टर टुमारो, कल से पहले वाला दिन। कल से पहले, बिफोर यस्टरडे का मतलब कल से पहले, और कल से पहले वाले दिन को आप क्या बोलेंगे, थर्सडे। कल से पहले वाले दिन को आप क्या बोलेंगे, थर्सडे। तो यहां से आप समझे कि कुछ भी यहां लिखा जा रहा है उसका अपना एक मीनिंग है, उसका अपना एक प्रॉपर अर्थ निकल के आ रहा है कि आफ्टर टुमारो का मतलब कल के बाद वाला दिन, बिफोर यस्टरडे का मतलब कल से पहले वाला दिन। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब यहां से एक चीज को समझिए कि कभी भी हम यहां पर, ये जो आप दा डे देख रहे हैं, यहां पर आप दा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम इस डे की जानकारी दे रहे हैं, इस डे की हम जानकारी दे रहे हैं। और जब हम किसी चीज की जानकारी देते हैं किसी फ्रेज के जरिए, ज्यादातर प्रिपोजिशनल फ्रेजेस के जरिए हम जानकारियां देते हैं, तब ऐसे में जिस चीज की हम जानकारी दे रहे होते हैं वो चीज डेफिनेट हो जाती है, और डेफिनेट होने की वजह से वहां पर आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। तो दा आना चाहिए, ये इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। इस हिसाब से दो ऑप्शंस तो हमारे गलत हो जाते हैं, बिफोर ईयर लास्ट एंड बिफोर लास्ट ईयर, ये हमारे लिए गलत हो जाते हैं। और इसी हिसाब से लास्ट बिफोर ईयर भी गलत हो जाता है भाई, क्योंकि यहां पर आर्टिकल दा नहीं है। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, द लास्ट ईयर बिफोर। अब जरा इसका भी कॉन्सेप्ट सीखिएगा। मैंने यहां पर एक टाइमलाइन बनाई स्टूडेंट्स, ये टाइमलाइन मैंने बनाई, ठीक है जी।
जैसे मैंने कहा कि आज वर्तमान में 2023 है, ये 2023 चल रहा है। इसके बाद पिछला जो साल था वो 2022 था। स्टूडेंट्स, ये जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीजें अक्सर रीजनिंग में, आपके मैथमेटिक्स में कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है ना, 2 इयर्स अगो, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2 इयर्स बिफोर, 3 इयर्स बिफोर। यहाँ पर बड़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर 2 साल पहले का मतलब 2021 होगा, 2 साल पहले का मतलब 2020 होगा। तो आज मैं एक काम करता हूँ, डिटेल में इसे बता देता हूँ ताकि हमेशा के लिए प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए। और इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं, एंड दैट इज ये पेनल्टीमेट ईयर क्या होता है और ये एंटी पेनल्टीमेट ईयर क्या होता है। क्योंकि कुछ ऐसे ये जो टिपिकल से कॉम्प्लेक्स जो शब्द होते हैं, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका एक पूरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं ताकि कभी भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आइए सीखते हैं ये सारी चीजें। आज प्रेजेंट में 2023 है। इसकी जो पहला साल है उसको आप बोलेंगे लास्ट ईयर, इसको आप बोलेंगे दैट इज लास्ट ईयर। जस्ट 2022 को आप लास्ट ईयर बोलेंगे। और साथ ही साथ इसको एक नाम और दे दीजिए, अ ईयर एगो, अ ईयर एगो। ये आपने इसको नाम दे दिया। अगर ये 1 साल पहले है तो फिर अ ईयर का मतलब ये हुआ 1 साल पहले को आप 2022 बोल रहे हैं, तो फिर 2 इयर्स एगो को आप क्या बोलेंगे? और 2 इयर्स एगो को आप बोलेंगे 2021। ऐसे ही 2020 को आप क्या बोलेंगे? 3 इयर्स एगो, 3 इयर्स एगो, 3 इयर्स एगो। और ऐसे ही आप 2019 को बोलेंगे 4 इयर्स एगो। और 2018 को आप बोलेंगे 5 इयर्स एगो। ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये तो आप समझ गए कि वर्तमान में जो ईयर आपका चल रहा है उससे जो पहले वाला ईयर है जो निकल चुका है उसे आप बोलते हैं जस्ट 1 साल पहले। अगर मैं कहता हूं कि यार 1 साल पहले मैंने वो क्लासेस ज्वाइन की थी, इसका मतलब मैंने 2022 में वो क्लासेस ज्वाइन की थी। अगर मैं कहता हूं कि 2 साल पहले मैंने वो क्लासेस ज्वाइन की थी, 2 साल पहले का मतलब आज का 1 साल, बीता हुआ 1 साल, और 2 साल पहले 2021। मैं कहता हूं 3 साल पहले मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी, इसका मतलब आज का 1 साल, बीता हुआ 1 साल, उसका भी पहले का 1 साल, और अब आ जाते हैं हम 2020। तो ये तो बात रही 3 इयर्स एगो की एंड 2 इयर्स एगो की। अब स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप देखें तो 2 इयर्स को क्या मैं ये कह सकता हूं, द ईयर बिफोर लास्ट, द ईयर बिफोर लास्ट मैं बिल्कुल कह सकता हूं स्टूडेंट्स, द ईयर बिफोर लास्ट मैं बिल्कुल कह सकता हूं। इसका मतलब समझिए क्या होगा, लास्ट ईयर से पहले। बिफोर लास्ट का मतलब लास्ट से पहले। तो लास्ट से पहले क्या आ जाता है? 2021। इसका मतलब 2 इयर्स एगो का जो दूसरा नाम है वो है द ईयर बिफोर लास्ट। इसमें मैं आपको एक जानकारी आपको मैं और देता हूं। यहां पर जो 2020 है ना, इसे आप कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट ईयर, दैट इज एंटी पेनल्टीमेट ईयर, एंटी पेनल्टीमेट ईयर। इसको एंटी पेनल्टीमेट ईयर भी कहते हैं। एंटी पेनल्टीमेट ईयर का मतलब होता है 3 साल पहले। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अगर ये वर्ड दिखाई देता है एंटी पेनल्टीमेट ईयर, तो इसका मतलब होगा 3 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, दैट इज 3 इयर्स एगो। एक मैं आपको और वर्ड बताता हूं, दैट इज पेनल्टीमेट ईयर क्या होता है। पेनल्टीमेट ईयर का मतलब होता है कोई सीरीज है, कोई सीरीज है, मान के चलिए सीरीज में हम जोड़ देते हैं आपका जो आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है ना, 4 साल का जो इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन होता है। मान के चलिए फर्स्ट ईयर है आपका, ये आपका सेकंड ईयर है, आपका थर्ड ईयर है, आपका फोर्थ ईयर है, आपका लास्ट ईयर ये है। तो आप किसी से कहते हैं ना कि मैं अपने थर्ड ईयर में हूं, मींस इसी थर्ड ईयर को आप बोलते हैं दैट इज सेकंड लास्ट ईयर को जो आप कहते हैं, इसी को आप कहते हैं पेनल्टीमेट ईयर। इसे ही आप कहेंगे दैट इज पेनल्टीमेट ईयर। मतलब कहने का यह हुआ कि सीरीज में लास्ट से पहले वाले किसी भी चीज को आप कहते हैं पेनल्टीमेट। जैसे आप कहते हैं कि यार मेरे सब्जेक्ट में 10 लगभग टॉपिक हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10 टॉपिक हैं, मैं 9वां टॉपिक पढ़ रहा हूं, इसका मतलब आप सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सेकंड लास्ट टॉपिक का मतलब हुआ पेनल्टीमेट चैप्टर। आप कहते हैं कि मेरे पास 7 दिन थे इस काम को करने के लिए, लेकिन मैंने आखिरी दिन से पहले ही जस्ट एक दिन पहले मैंने काम कर लिया, तो आप उसे कहेंगे 6वें दिन मैंने काम कर लिया, दैट इज पेनल्टीमेट डे। तो कोई जिस भी सीरीज में जो सेकंड लास्ट चीज होती है उसे आप पेनल्टीमेट कहते हैं, और एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं 3 इयर्स एगो। एक बात मैं आपको और बता दूं, ग्रामर में ये एगो और बिफोर को लेकर के बड़ा भी कंफ्यूजन रहता है। तो ये कंफ्यूजन मैं कभी किसी एक सेशन में क्लियर कर दूंगा। आप यहां पर एगो की जगह बिफोर भी बोल सकते हैं, अ ईयर बिफोर, 2 इयर्स बिफोर, 3 इयर्स बिफोर, ये मैं क्लियर कर दूंगा। उसकी आप चिंता ना करें, कोई भी एक ऐसा सेशन भविष्य में होगा जिसमें इन चीजों पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये तो बात रही कि हम कब और क्या किसे कहते हैं, पेनल्टीमेट ईयर किसे कहा, एंटी पेनल्टीमेट किसे कहा, लास्ट ईयर कैसे कहते हैं, और लास्ट ईयर को या प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे आप प्रीवियस ईयर भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी बातें
साथ ही साथ मैं एक चीज आपकी इसमें और क्लियर करता हूं, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं ना, वैसे वैसे स्टूडेंट्स मेरे दिमाग में कई और चीजें भी आती जा रही हैं। सोच रहा हूं कि ये आ जाए तो ये भी बता दूं, ये चीज भी आ रही है तो ये भी बता दूं। बहुत कुछ आपको बताने का मन करता है, जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें माइंड में आती हैं। तो चलिए बता देता हूं मैं। जैसे देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो 2019 है ना, इसको 4 ईयर की बजाय आप ये भी कह सकते हैं द फोर्थ टू लास्ट ईयर, द फोर्थ टू लास्ट ईयर, आप ये भी इसे कह सकते हैं। 2018 को कह सकते हैं द फिफ्थ टू लास्ट ईयर। अब यहां से समझिएगा, द फोर्थ टू लास्ट ईयर का मतलब होगा, द फोर्थ टू लास्ट ईयर का मतलब होगा लास्ट ईयर से चौथा साल, लास्ट ईयर से चौथा साल, दैट इज लास्ट ईयर, दैट इज 2019, इट विल बी कॉल्ड फोर्थ टू लास्ट ईयर। एंड जो आपका 2018 है, इसे आप बोलेंगे द फिफ्थ टू लास्ट ईयर। तो बस यही एक चीज थी जो आपको मुझे और बतानी थी कि 5 ईयर्स एगो के लिए आप द फिफ्थ टू लास्ट ईयर भी कह सकते हैं, और 4 ईयर एगो का मतलब द फोर्थ टू लास्ट ईयर होता है। तो आई होप कि आपकी जानकारी और ज्यादा पहले से बढ़ी होगी, और शायद अब से जो प्रॉब्लम, पहले जो भी प्रॉब्लम आपको थी 2 ईयर्स एगो में, 3 ईयर्स एगो, ये सारी प्रॉब्लम्स भी अब आपकी ठीक हो गई। ओके, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इन सारी चीजों को समझने के बाद आपको सही जवाब तो पता लग ही गया होगा। सो राइट आंसर होगा द ईयर बिफोर लास्ट, पिछले साल से जस्ट पहले वाला साल। ये गलत होगा, ये गलत होगा। राइट आंसर इज द ईयर बिफोर लास्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। अगला आपके सामने है, ऑस्कर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज इंट्रोड्यूस्ड टू गुड एक्टर्स इन दैट ईयर। ये तो आप समझ गए कि ऑस्कर एक अवार्ड है जिसे पिछली साल, दैट ईयर, पिछली साल, उस साल इसे दिया गया एक्टर्स को। मतलब इसको पढ़ने के बाद एक मोटी मोटी चीज मेरे दिमाग में बैठ गई, और आपके दिमाग में भी बैठ गई होगी, कि ऑस्कर एक बहुत ही प्रसिद्ध अवार्ड है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है जो फिल्मों के लिए दिया जाता है। एंड यहाँ पर किसी एक्टर को यह अवार्ड दिया जा रहा है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जो यहाँ इंट्रोड्यूस्ड लिखा है, क्या वो सही है? क्या अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है तो फिर रिवॉर्ड आना चाहिए, नॉमिनेटेड आना चाहिए, अवार्डेड आना चाहिए, या अटैच्ड आना चाहिए। इन सारी चीजों को हम आराम से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ताकि एक बार आपको समय देना पड़े और इसके बाद कभी भी आपको दोबारा ये चीजों पर ज्यादा अपने दिमाग पर प्रेशर ना डालना पड़े। तो चलिए आइए सीखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पहली चीज तो ये होता है कि जब आप इंट्रोड्यूस शब्द को आप अगर समझें, एंड दैट इज इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी का परिचय कराना, परिचय कराना। अरे भाई, जब इस सेंटेंस में उस अवार्ड को उस एक्टर को दिया जा रहा है, उस साल दिया गया, क्या कभी आपने सुना है कि उस ऑस्कर अवार्ड का जो परिचय था वो करवाया गया किसी गुड एक्टर से? बेचारा वो एक्टर जो है वो आराम से बैठा हुआ है, उसको पता है कि मेरा नंबर आएगा, उसको बुलाया गया और उसको कहा गया कि देखो ये अवार्ड होता है, इसका साइज और शेप ऐसा होता है, और तुमने अच्छे से इसको देख लिया है ना, मैंने तुम्हें इसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करा दिया है ना। तो उस बेचारे एक्टर को वो अवार्ड दिया जाना था, वो एक्टर अवार्ड लेने के लिए आया, और आपने उसका साइज और शेप बता दिया, उसकी इंपॉर्टेंस बता दी। मतलब आपने एक तरीके से उस अवार्ड का परिचय उस एक्टर से करा दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या लॉजिकली ये सही होना चाहिए? नहीं ना। इंट्रोड्यूस का मतलब परिचय कराना होता है। जैसे कई बार आप अपने दोस्तों का परिचय अपने पेरेंट्स से करवाते हैं, अपने कई बार जो क्लास टीचर होती है, तो कोई नया स्टूडेंट जब क्लास में एडमिशन लेता है तो उस स्टूडेंट का परिचय बाकी स्टूडेंट से करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसे कोई कंपनी होती है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराती है, अपने नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराती है कस्टमर्स को, तो वहाँ परिचय कराने के लिए आप इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लॉजिकली ये फिट नहीं बैठता है, तो इंट्रोड्यूस तो गलत हो गया। अब बात आती है कि नॉमिनेट का मतलब क्या होता है, जरा वो भी देख लेते हैं। आपने कई बार ये लाइन सुनी है, जैसे आईफा अवार्ड्स होते हैं, बहुत सारे अवार्ड शोज होते हैं, उसमें एक होस्ट होता है, वो आकर के सभी को ये कहता है, हियर आर द ऑस्कर नॉमिनीज, हियर आर द नॉमिनीज। नॉमिनीज का मतलब होता है, नॉमिनेट का मतलब होता है किसी का नाम सजेस्ट करना, किसी का नाम सुझाना, सुझाव में देना। सजेस्ट करने को आप, सजेस्ट करने के लिए आप नॉमिनेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी तय नहीं हुआ है कि ये अवार्ड किसको दिया जाएगा। मान लीजिए किसी एक साल देशभक्ति के ऊपर 4 मूवीज बनाई गई, अब अवार्ड्स मुझे देने हैं, मुझे एक ही अवार्ड देना है उन 4 मूवीज में से। ऑडियंस सामने बैठी हुई है और बड़ी उत्सुक है कि ये अवार्ड इन 4 में से किसको दिया जाएगा। मतलब उस एक अवार्ड के लिए मैंने 4 नाम आपको सुझाव में दिए हैं, 4 नामों का मैंने चयन किया है, मैंने 4 नाम सेलेक्ट किए हैं। तभी तो होस्ट कहता है ना, हियर आर द ऑस्कर नॉमिनीज, हियर आर द नॉमिनीज। तो इस अवार्ड के लिए जो नॉमिनीज हैं, जो नाम सेलेक्ट किए गए हैं, वो है मूवी नंबर 1, मूवी नंबर 2, मूवी नंबर 3, मूवी नंबर 4, और उसके बाद फिर वो अवार्ड किसी एक को दिया जाता है। इस सेंटेंस में बात चयन की नहीं हो रही है, बल्कि किसी एक्टर को देने की हो रही है, तो ये ऑप्शन भी हो जाता है गलत। साथ ही साथ मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से हर एक वर्ड का मतलब पता लग सके।
एंड इसके बाद बात आती है अटैच की। भाई किसी अवार्ड को आप अटैच थोड़ी ना कर रहे हैं, मेरे बटन मेरे शर्ट से अटैच है, क्या आप उस ऑस्कर अवार्ड को उस एक्टर पे अटैच करके देते हैं, जाओ इधर आओ ये अवार्ड मैं सिलाई करके तुम्हारी शर्ट पर चिपका देता हूं, तुम ले जाओ इसको? ऐसे अटैच थोड़ी ना किया जाता है, ये सेंसलेस है, ये इट डजंट मेक एनी सेंस, इससे कोई सेंस नहीं बनता है। अब बात आती है रिवॉर्ड की और अवार्ड की। भाई ये रिवॉर्ड एंड अवार्ड, ये चीज जो है ये समझने लायक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा रिवॉर्ड और अवार्ड का मतलब आप लोग यहां पर समझेंगे स्टूडेंट्स। जब बात रिवॉर्ड की आती है और अवार्ड की आती है तो अधिकतर लोगों को, ज्यादातर लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को आज दूर कर देते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी अच्छी चीज के लिए, किसी भी अच्छी चीज के लिए आपने कुछ अच्छा, कोई अच्छा काम किया, कोई गुड एक्शन किया, आपने कोई गुड एक्शन किया, कोई अच्छा काम किया, तो उसके लिए आप रिवॉर्ड लेते हैं। लेकिन जब आप कोई ग्रेट काम करते हैं, कोई भी महान काम करते हैं, ग्रेट एक्शन या कोई अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, तो इसके लिए आप अवार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कोई छोटे मोटे काम आपने किए, उसके लिए रिवॉर्ड। कोई बड़ा काम आपने किया जो हर किसी के बस की बात नहीं है, दैट इज अवार्ड। जरा समझिएगा, जो रिवॉर्ड होता है वो आपके बॉस, आपके टीचर, आपके दोस्त, आपके किसी फैमिली मेंबर, किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा आपको दिया जाता है। लेकिन जो अवार्ड होता है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपको देती हैं। अवार्ड बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपको देती है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हो, छोटी हो बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता, ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी एक संस्था आपको दे सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन आपको दे सकता है, जैसे स्कूल हुआ, कोई बड़ी कंपनी हुई, ये इस तरह की चीज। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस आपको अवार्ड देते हैं, और बॉस, कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति, कोई टीचर, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, आपका पड़ोसी, दोस्त, कोई भी आपको रिवॉर्ड देता है। अभी रिवॉर्ड अवार्ड अभी भी शायद समझ में नहीं आया होगा, अब मैं और क्लियर करता हूँ इसे। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। एक बच्चा है, उसने अपनी मम्मी की मदद की, अपने मम्मी के घर के काम में। कभी मदद नहीं करता है, लेकिन पता नहीं आज उसका मन हो गया कि चलो आज मम्मी इतना काम कर रही है दिवाली पर, तो चलो मैं भी उनका हाथ बटा देता हूँ। ठीक है, उसने हेल्प किया, वो उसकी हेल्प से मम्मी काफी खुश हुई, और बदले में उस बच्चे को एक चॉकलेट पकड़ा दी। तो ये जो चॉकलेट उस बच्चे को दी गई, इसका मतलब उसको रिवॉर्ड दिया गया, और उसको रिवॉर्ड दिया गया ताकि वो खुश हो जाए, थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाए, और अगली बार भी वो थोड़ी बहुत मदद अपनी मम्मी की करे। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। मान के चलिए कि किसी कंपनी के अंदर आप एम्प्लॉय हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, बॉस ने ये चीज नोटिस करी कि आपने किसी प्रोजेक्ट को बाकियों के मुकाबले थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लिया, एक्स्ट्रा टाइम देके कंप्लीट कर लिया, और आपको बाकी एम्प्लॉयज की तरह महीने में 2 छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन आपके बॉस आपके इस काम से बहुत खुश हुए, और उन्होंने आपको एक्स्ट्रा टाइम ऑफ कर दिया, आपका एक्स्ट्रा टाइम ऑफ कर दिया। एक्स्ट्रा टाइम ऑफ, पेड टाइम ऑफ, इसका मतलब होता है कि जहां आपको 2 छुट्टियां मिल रही थी, बॉस ने कहा कि चलो तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूं, अब मैं इस महीने तुम्हें 2 और एक्स्ट्रा छुट्टियां देता हूं, चाहे तुम्हें कहीं भी घूमना हो, कुछ भी करना हो, तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 छुट्टियां जहां पहले मिलती थी, अब बॉस ने खुश होकर के आपको 2 एक्स्ट्रा छुट्टियां दे दी, मीन्स आपकी छुट्टियां 4 हो गई हैं। तो एक्स्ट्रा टाइम ऑफ रिवॉर्ड हो गया। एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दोस्त की बहुत मदद करते हैं, एग्जाम टाइम पर आपने उसकी बहुत मदद करी। दोस्त वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, एक दोस्त आपका ऐसा है जो खुश हुआ आपकी मदद से, और उसने एग्जाम के बाद आपको एक छोटी सी एक आपको गिफ्ट दिया, और उस गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, वॉच हो सकती है, पेन हो सकता है। तो उसने जो गिफ्ट दिया वो एक तरीके से, जो आपने उसकी मदद करी, उसके बदले में आपको मिलने वाला एक रिवॉर्ड था। ऐसे ही जब आप एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैम बदले में आपको वेरी गुड बोलती हैं। और हाँ, तारीफ में कई बार आपके अच्छे काम के लिए जब आपकी तारीफ की जाती है, वर्ड्स ऑफ प्रेज, तो आपकी जब तारीफ की जाती है, तो ये भी रिवॉर्ड में आता है। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, एक और एग्जांपल और देखिए, और मेरे एग्जांपल आ रहा है माइंड में, कि भाई एक डॉगी है, आपका पैट एनिमल है, ठीक है, आपकी बात नहीं मानता है, तो आपने उससे एक दिन कहा कि बैठ जाओ, पता नहीं वो बैठ गया, और उसके बैठते ही आप खुश हो गए, आपने उसको चॉकलेट पकड़ा दी, और चॉकलेट इसलिए पकड़ाई क्योंकि उसने आपकी बात मानी। और अगली बार आपने फिर उसे दोबारा से कहा कि बैठ जाओ, फिर आपने उसको चॉकलेट पकड़ा दी। मतलब जब भी वो आपकी बात मान रहा है, आप उसको एक चॉकलेट पकड़ा रहे हैं। इसका मतलब जब कोई भी आदमी कोई अच्छा काम करता है, तो उसके बदले में चॉकलेट्स देना, गिफ्ट देना, एक्स्ट्रा टाइम, या फिर मैडम का वेरी गुड लिख देना, एक्सीलेंट लिख देना, या तारीफ में कुछ शब्द बोल देना, इन सभी चीजों को आप रिवॉर्ड में लेते हैं। अवार्ड का मतलब होता है, जैसे ऑस्कर अवार्ड्स मिलते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स, यस, फिल्मों के लिए दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज जो दिया जाता है, वो सोसाइटी के लिए आपने कुछ अच्छा काम किया उसके लिए दिया जाता है। अकेडमी अवार्ड्स आपको दिए जाते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड आपको दिया जाता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, आपने आप पूरे स्टेट में आपने टॉप किया है। अब आपको उसके बदले में एक अवार्ड दिया गया कॉलेज की तरफ से, क्योंकि आपने पूरा कॉलेज ही नहीं, आपने पूरा स्टेट टॉप कर लिया है।
स्टेट में आप नंबर 1 है पढ़ाई के अंदर, तो जो गोल्ड मेडल आपको मिलता है वो अवार्ड कैटेगरी में आ जाता है, सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो अवार्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, मेडल्स अवार्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। एक पुलित्जर भी आपने सुना होगा, पुलित्जर का मतलब जर्नलिज्म और लिटरेचर में आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको पुलित्जर प्राइज से नवाजा जाता है। तो ये था रिवॉर्ड और अवार्ड के बीच में कंपैरिजन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंपैरिजन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज यहां पर ऑस्कर अवार्ड एक रिवार्ड नहीं है बल्कि एक अवार्ड है। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ करके सही जवाब देने लायक बन पाते हैं जब हम गहराई से किसी चीज को समझते हैं। और एक बार अगर किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से और गहराई से पढ़ लिया जाए तो फिर दोबारा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, चाहे आप अभी मुझे वीडियो के माध्यम सुने, अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी, कि कोई भी चीज, चाहे आप मैथ्स पढ़े, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, किसी भी चीज को एकदम गहराई से पढ़ें। कभी भी ऐसे सोच के ना पढ़ें कि बस मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना है, क्योंकि इस वजह से आपको बहुत ज्यादा टाइम आगे देना पड़ सकता है। इसलिए जो बच्चा शुरुआत में हर चीज को डीपली और गहराई से एक बार पढ़ लेता है, उसके लिए फिर कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाना आसान होता है। लेकिन जो बच्चे जल्दबाजी करते हैं, उनका फिर कुछ नहीं हो सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन आई रीच्ड होम लेट आई फाउंड माय चिल्ड्रन वेटिंग ऑन मी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं घर लेट पहुंचा, मैंने पाया कि बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। जब आप किसी भी व्यक्ति का इंतजार करते हैं तो यहां पर वेट के साथ ऑन नहीं आता है, यहां पर आता है फॉर। वेट फॉर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का इंतजार करना। वेट फॉर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का इंतजार करना। ऐसा नहीं है कि वेट के साथ हमेशा ही फॉर आता है। वेट के साथ फॉर सिर्फ तभी आता है जब आपको किसी आदमी का इंतजार, किसी व्यक्ति का इंतजार करना पड़े। आई एम वेटिंग फॉर यू, यू नो। अब मैं किसी चीज का इंतजार कर रहा हूं, बस का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर द बस, यू नो। तो आप जब किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, किसी गाड़ी का इंतजार करें, किसी व्यक्ति का इंतजार करें, ट्रेन का इंतजार करें, वेट फॉर लगेगी। वैसे वेट के ठीक बाद एडवर्ब भी आ सकता है। वेट के जैसे आई एम वेटिंग पेशेंटली, मैं काफी धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हूँ। वेट के बाद इंफिनिटिव भी आ सकता है। आई एम वेटिंग टू गो, मैं जाने का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये फिक्स नहीं है कि फॉर ही आएगा, लेकिन फॉर सिर्फ तभी आता है जब आप किसी इंसान का, किसी वस्तु का वेट कर रहे होते हैं। तो ये तो बात रही वेट फॉर की, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को आपको पहले समझना पड़ेगा। एडवर्ब इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू नो। एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताता है। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्ब का इस्तेमाल आप एडजेक्टिव्स के लिए करते हैं, वर्ब के लिए करते हैं, आप दूसरे किसी एडवर्ब के लिए करते हैं। इसका मतलब एडवर्ब का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ भी होगा, दूसरे किसी एडवर्ब के साथ होगा, या किसी वर्ब के साथ होगा। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का एक टाइप है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। किसी भी चीज को आप बार बार दोहराते हैं, या किसी भी चीज को आप कितनी बार करते हैं, ये बताने के लिए जिस शब्द का आप चयन करते हैं, उस शब्द को आप कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे समटाइम्स, कभी कभार, मैं कभी कभार ही चाय पीता हूं। तो यहां पर जो कभी कभार समटाइम्स है, ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। तो किसी काम को आप कितनी बार करते हैं, ये बताने वाला शब्द कहलाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं हमेशा चाय पीता हूं, आई ऑलवेज टेक टी, तो ऑलवेज यहां पर क्या हो गया, एडवर्ब। मैं कभी कभार चाय पीता हूं, है ना। मैं अक्सर चाय पीता हूं, आई ऑफन टेक टी, तो ऑफन यहां पर क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, हैबिचुअली, ओकेजनली, ये सारे के सारे शब्द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। कितनी बार कोई काम किया जाता है, कितनी बार किसी काम को रिपीट किया जाता है, इसको बताने के लिए जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं उसे आप कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगर यहां पर आप देखें तो इन चारों में से आपको किसी में भी, इन चारों में से सिर्फ यहां पर जो ऑफन है, ऑफन का मतलब, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। अक्सर का मतलब किसी भी काम को आपने पहले भी किया है, किसी भी काम को आप आज भी कर रहे हैं, आगे भी किसी काम को करेंगे। आई ऑफन टेक टी, मैं अक्सर चाय पीता हूं, मतलब पहले भी पीता था, आज भी पीता हूं और आगे भी पीऊंगा। तो ऑफन दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी को। राधा ऑफन गोज टू नागपुर मीन्स राधा अक्सर नागपुर जाती है, पहले भी गई है, उसके बाद में भी कई बार गई है, आज भी जा सकती है और आगे भी जाएगी। इस काम को वो रिपीट करेगी, एंड दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑफन। अच्छा, यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी एडवर्ब नहीं है। राधा गोज टू नागपुर फॉर और ऑफिस वर्क, वो अपने ऑफिस के काम के लिए राधा नागपुर जाती है, लेकिन कहीं पर भी एडवर्ब नहीं है। यहाँ पर अपने अंकल से मिलने के लिए जाती है, पर्पस है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताता हूँ, दैट इज विद ग्रेट अफेक्शन। ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यू नो। विद ग्रेट अफेक्शन का मतलब समझिए यहाँ पर क्या होता है। राधा गोज टू नागपुर विद ग्रेट अफेक्शन, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फ्रेज का इस्तेमाल विद ग्रेट अफेक्शन वहां करते हैं जहां आप ये कहते हैं कि किसी चीज के प्रति आपके दिल में बड़ा प्यार है, किसी चीज को लेकर के बड़े पॉजिटिव है, या किसी चीज के प्रति आप बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, किसी चीज को आप बहुत दिल से चाहते हैं या पसंद करते हैं, यू नो। तो राधा गोज टू नागपुर विद ग्रेट अफेक्शन का मतलब हुआ कि राधा नागपुर जाती है
बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ, बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ, बहुत खुश होकर के। हो सकता है कि वहां पर वो अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही हो बहुत समय के बाद, हो सकता है कि वहां उसके दोस्त उसका इंतजार करते हो हर साल, तो उनसे मिलने जाती हो। जैसे एक बच्चे को आप देखें कि आपके लोगों की जो स्कूल लाइफ होती है, स्कूल लाइफ में आपको बड़ा इंतजार होता है कि एग्जाम कब होगा, और एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स के खत्म होने के बाद हम नानी के यहाँ कब जाएंगे। आपकी नानी अगर जयपुर में है, राजस्थान में है, बीकानेर में है, मुरैना है, भिंड है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन जब बात आती है नानी के यहाँ जाने की या कहीं घूमने की एग्जाम्स के बाद, तो कितनी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ, कितने प्यार के साथ, कितने लव एंड केयर के साथ आप वहां जाते हैं। तो बस यही मतलब होता है इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का, दैट इज विद ग्रेट अफेक्शन। ये भी एक एडवर्ब फ्रेज है जो गोस को मॉडिफाई कर रहा है। तो चूंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, ये एक एडवर्ब फ्रेज है जो गोस को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। तो यहां पर दो एडवर्ब्स थे, एक था एडवर्ब फ्रेज और एक था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर इज गोस टू नागपुर। ये एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एक मैनर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग माई गोवा टूर आई हैड विजिटेड बीचेस इन वास्को, बागा एंड वेगेटर। अब यहां पर हैड विजिटेड का मतलब तो यही मान के चलेंगे ना कि ये जो घटना हुई है ये पास्ट में हुई है, ये घटना पास्ट की है। ठीक है, अगर ये घटना पास्ट की है, मान लीजिए अगर ये गलत भी होता है, अगर ये गलत भी होता है, इसका मतलब ये है कि एक स्पीकर अपने गोवा टूर के बारे में बता रहा है कि गोवा टूर के वक्त मैंने कई बीच घूमे। मतलब ये जो एक्शन है घूमने का, ये जो काम था गोवा का टूर करने का, ये हो चुका है। अगर ये पहले ही हो चुका है तो स्पीकर अपने पास्ट के किसी कंप्लीट एक्शन को बताने की कोशिश कर रहा है कि पास्ट में कोई घटना हुई और वो खत्म हो गई। जब बात पास्ट की है तो हैव तो आ नहीं सकता। अब यहाँ वॉज हो सकता है, हैड विजिटेड हो सकता है। अच्छा, आई थिंक शायद हैड विजिटेड मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं नो सब्सटीट्यूट। दोबारा नहीं लिखना था, आई थिंक सब्सटीट्यूट, नो सब्सटीट्यूट, आप इस ऑप्शन को लेके चलेंगे। अब यहां पर बात आती है कि हैड विजिटेड सही है, मैं कहूंगा सही नहीं है। अब आप जानना चाहेंगे क्यों नहीं है, जरा समझिए। पास्ट में किसी भी एक्शन को दिखाने के लिए, पास्ट में कोई भी एक्शन आपने कंप्लीट किया, कोई भी एक्शन आपने कंप्लीट किया, पास्ट में कोई भी काम आपने कंप्लीट किया, कोई सिंगल एक्टिविटी दिखाने के लिए कोई भी एक्शन आपने कंप्लीट किया, आप उसके लिए यहां पर एक पास्ट इंडेफिनिट का यूज भी करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज भी करते हैं, और आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज भी करते हैं। दोनों का करते हैं। जब दोनों दोनों का इस्तेमाल पास्ट के लिए होता है तो मुझे मैं एक चीज आपसे पूछूंगा कि जब पास्ट को दिखाने के लिए ऑलरेडी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है, तो फिर हम क्यों पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं? ये बना ही क्यों है? जैसे मैं कहता हूं मैं दिल्ली गया था, एक सिंगल एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली गया था, मतलब यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं मेरे दिल्ली जाने का काम खत्म हो गया था। मैंने उससे बात की थी, मेरे बात करने का काम खत्म। मैंने एग्जाम दे दिया था, मेरे एग्जाम देने का काम खत्म। मतलब जब आप किसी सिंगल एक्टिविटी की बात करते हैं कि कोई काम आपने पास्ट में किया और वो खत्म हो गया था, ये बताने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। कहने का मतलब आप आई वेंट टू दिल्ली तो कह सकते हैं, लेकिन आप आई हैड गॉन टू दिल्ली नहीं कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं आई टुक दैट एग्जाम, मैंने वो एग्जाम दिया था, ये तो कह सकते हैं, लेकिन आई हैड टेकन दैट एग्जाम आप ये नहीं कह सकते। ऐसा क्यों नहीं कह सकते, जरा समझिएगा। जो पास्ट परफेक्ट होता है वो हमेशा पास्ट का रेफरेंस लेता है। पास्ट का रेफरेंस लेने का मतलब ये होता है कि पास्ट परफेक्ट कभी भी पास्ट इंडेफिनिट की तरह एक सिंगल एक्टिविटी कंप्लीशन को नहीं दिखाता है, बल्कि ये दिखाता है कि ये किसी काम के होने से पहले हुआ। मतलब पास्ट में दो घटनाएं हुई, दो एक्शंस आपके पास्ट में हुए, दो घटनाएं हुई, जो पहले हुआ उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करिए, और जो बाद में हुआ उसके साथ आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करिए। इसका मतलब ये हमेशा रिलेटिव होता है, ये हमेशा डिपेंड करता है किसी दूसरे टेंस पर। दूसरे टेंस पर डिपेंड करने का मतलब पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट पर ही डिपेंड करेगा। तो जो काम पहले हुआ पास्ट में उसके साथ आप यूज करिए पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद हुआ उसके साथ आप यूज करिए पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, इसका मतलब दो काम यहां पर हुए, एक तो मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा ट्रेन का निकल जाना। तो आप जरा ये बताइए पॉज करके कि कौन सा काम पहले हुआ, मैं पहले पहुंचा या ट्रेन पहले निकल गई थी? द राइट आंसर इज, पॉज करने के बाद देखिए, द राइट आंसर इज मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब पहला काम जो हुआ वो ट्रेन के जाने का हुआ, और दूसरा काम जो हुआ वो मेरे वहां पहुंचने का हुआ, रीच। उसके आने के बाद ही मैंने ये किया, उसके आने के बाद ही मैंने ये काम किया। इसका मतलब पहले वो आया, उसके बाद मैंने किया। तो जो काम पहले होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होता है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये तो बात समझ गए। और यहां पर आई हैड विजिटेड अकेला आ रहा है, मैंने क्या कहा, इसको
आने के लिए एक पास्ट का रेफरेंस चाहिए, एक दूसरा टेंस चाहिए जो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। अगर जब तक वो टेंस आपको नहीं दिखेगा या कोई पर्टिकुलर टाइम आपको पास्ट का नहीं दिखाई देगा, तब तक आप अकेले पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में ये गलत हो जाता है एंड द राइट आंसर इज विजिटेड। ये इट डजंट मेक एनी सेंस, यू नो। वॉज विजिटेड का मतलब होता है कि ये पैसिव वॉइस है, मतलब मुझे विजिट किया गया। अगर मैं आई वॉज विजिटेड लिख दूंगा तो ये सेंटेंस पैसिव में चला जाएगा, मैं विजिट कर रहा हूं, लेकिन इसके लिखते ही मतलब निकलेगा कि मुझ पर विजिट किया जा रहा है, मतलब मुझ पर ही घूमा जा रहा है। तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता ना, इसलिए ये ऑप्शन भी हो जाता है गलत। अगर मुझे इस सेंटेंस को इस तरह से बनाना पड़े, अगर मुझे इस सेंटेंस को इस तरह से बनाना पड़े कि जिसमें दो एक्शंस हुए, एक घटना पहले एक घटना बाद में, तो मैं इस सेंटेंस को कुछ ऐसे इसमें वेरिएशन लेके आ सकता हूं। मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिफोर माई गोवा टूर एंडेड। यू नो, अगर मैं यहां पर एंडेड लगा देता हूं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देता हूं, तो ये टेंस बन जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर मैं ड्यूरिंग माई गोवा टूर की जगह अगर मैं लिख देता हूं बिफोर माई गोवा टूर एंडेड, तो ये टेंस बन जाएगा इंडेफिनिट। अब ऐसा लिखते ही मैं कह सकता हूं आई हैड विजिटेड इन वास्को बाग एंड वगेटर। इसका मतलब ये हुआ, मैंने कहा था कि पास में दो घटनाएं हो, जो घटना पहले हो उसके साथ ये और जो घटना बाद में हो उसके साथ ये। तो मैंने इस सेंटेंस को इसी तरीके से फ्रेम कर दिया। यहां पर ये सेंटेंस का मतलब है मेरे गोवा टूर एंड होने से पहले, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, इस घटना से पहले ये घटना हो चुकी थी। तो इस तरह के वेरिएशन से आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज थोड़ी बहुत तो आई थिंक समझ में आई होगी। ठीक, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो इसमें, या कोई कंफ्यूजन रह गया हो, तो एक बार दोबारा से इसको जरूर देखें। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और वैसे आने वाले सेशंस में ये चीजें बार बार आएंगी, मैं बार बार इसी तरीके से आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो कब तक आप खुद को रोक पाएंगे, है ना? एक ना एक दिन आपको जरूर समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इसी क्वेश्चन से आपको ज्यादातर चीजें समझ में आएगी। चलिए, अगला वर्ड है दैट इज हैव यू वांट मी टू कम विद यू टू द डेंटिस्ट। अब यहां पर समझेंगे, काफी इजी है। पहली चीज तो ये स्टूडेंट्स आप समझिए कि आपने इंटैरोगेटिव का तो नाम सुना ही होगा, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि जिसमें आप किसी व्यक्ति से कंफर्म करते हैं और उसका जवाब आपको यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे मैं कंफर्म करता हूं कि क्या आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप मुझे इसका जवाब या यस और नो में दे सकते हैं। क्या आप आज स्कूल गए थे, इसका मतलब मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं, तो इसका जवाब भी आप हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या आपने उससे बात की, क्या आपने उसको ये कार की चाबी दे दी थी, इसका मतलब ये सारे सेंटेंसेस में मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं। और जब भी हम कंफर्म करते हैं तो उन्हें आप कहते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब से आप शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका डूअर आता है, डूअर के बाद डूअर या जिसे आप सब्जेक्ट भी कहते हैं, डूअर के बाद आपकी मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों चीजें हैं। लेकिन इंटैरोगेटिव की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, और कहीं भी हेल्पिंग वर्ब अगर आ रहा है तो 100% उसकी मेन वर्ब भी आएगी। अगर मान लीजिए मैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज बोलता हूं तो उस हिसाब से वी वन आना चाहिए। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब डिड बोलता हूं तो वी वन आना चाहिए। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब हैव लगाता हूं तो उस हिसाब से यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। अगर मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर लगाता हूं तो यहां पर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, वी फोर आना चाहिए। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं मान के चलता हूं कि आपको आती होंगी। तो हेल्पिंग वर्ब्स के बाद ये वर्ब्स कंपल्सरी 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 है कि मेन वर्ब 100% आएगा। अब आप अगर ध्यान से देखें कि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब हैव है, हैव के हिसाब से यहां पर क्या आना चाहिए, वर्ब थर्ड फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की। जैसे कि डू डिड डन, डन थर्ड फॉर्म हो गई, टेक टुक टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म हो गई, स्माइल स्माइल्ड, स्माइल्ड थर्ड फॉर्म हो गई, स्माइल्ड। तो ऐसे बहुत सारी जो जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं उनकी ये तीन मेजर वर्ब्स होती हैं। अब यहां पर वांट तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ये वी वन है और हैव के साथ वी वन आ नहीं सकता। इसका मतलब ये हो जाता है गलत, ये ऑप्शन हो जाता है गलत। अगर ये ऑप्शन गलत हो जाता है तो फिर ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। यू के साथ कभी हैज नहीं आता, यू के साथ कभी हैज नहीं आता। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अपने डूअर के हिसाब से आती है। मान लीजिए कि यहाँ पर आई है तो यहाँ आएगा हैव, यहाँ यू है तो यहाँ आएगा हैव, लेकिन यहाँ ही है तो यहाँ आएगा हैज, शी है तो यहाँ आएगा हैज। मतलब अगर डूअर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, डूअर प्लूरल है तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। अब यहां से एक चीज और समझिए कि यू है तो फिर हैज आ नहीं सकता क्योंकि यू प्लूरल डूअर हो गया और हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। आगे आता है कि हैड नहीं आएगा। भाई हैड तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हैड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना, हैव हो या हैड हो, थर्ड फॉर्म आती है, ये भी गलत। राइट आंसर इज डू यू वांट मी, क्योंकि डू या डज आने पर, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके आने पर आपकी मेन वर्ब वी वन में होती है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आती है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि डू डज या डिड ये जब भी आएंगे इनके बाद हमेशा वी वन ही आएगा। कभी हम जरूर क्लासेस लेंगे आगे चल के, बेसिक्स की फाउंडेशन की क्लासेस में
कोशिश करूंगा कि आगे चल करके ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ों की क्लासेस एक बार हो जाएं, ताकि आपके पास एक रेफरेंस हो, एक ऐसा वीडियो आपके पास ज़रूर हो, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें समझ पाएँ। ठीक है? वैसे मैं मान के चलता हूँ कि कहीं न कहीं आप तैयारी कर रहे होंगे, किसी न किसी टीचर से आप ज़रूर क्लासेस ले रहे होंगे, गाइडेंस ले रहे होंगे। वहाँ पर उस टीचर ने आपको ज़रूर ये सारी बातें पहले से समझा रखी होंगी। चलिए, द राइट आंसर इज़ डू यू वांट। अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है, द आर्ट हिस्ट्री टीचर वाज सेड आफ्टर शी वर थॉट टेकिंग स्कूल सप्लाईज। तो यहां पर कुछ जरूरी वर्ड्स हैं, उनको समझ लीजिए पहले। कि जो सैक होता है, सैक का मतलब होता है फायर्ड। सैक का मतलब होता है फायर्ड, अब यहाँ पर फायर का मतलब समझिए क्या होता है। फायर का मतलब होता है जब आप किसी को नौकरी से निकाल देते हैं, तो उसके लिए आप इस शब्द फायर का इस्तेमाल करते हैं। यू आर फायर्ड, आपको नौकरी से निकाला जाता है, आपने ये सब धांधलेबाजी की है, आपने करप्शन किया है मेरी कंपनी के अंदर, आपने गलत तरीके से काम को किया है, यू आर फायर्ड, आपको निकाला जाता है। तो फायर का मतलब होता है किसी को नौकरी से बर्खास्त कर देना, किसी को नौकरी से निकाल देना। अब जो आर्ट हिस्ट्री टीचर हैं, उनको निकाल दिया गया है। भाई क्यों निकाल दिया गया है? टेकिंग स्कूल सप्लाईज, यहाँ पर टेक का मतलब होता है मतलब स्टील। आप टेक को यहाँ पर स्टील लेके चलेंगे, दैट इज स्टीलिंग। स्टील माने होता है चुराना। मतलब स्कूल सप्लाईज, यहाँ पर इस सेंटेंस में जो टेक का अर्थ, जो कॉन्टेक्स्ट निकल के आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से शब्दों के मीनिंग बदलते हैं। टेक का मतलब यहाँ पर किसी चीज को प्राप्त करना या लेना भी होता है। आई एम टेकिंग दिस प्रोडक्ट, मैं इस प्रोडक्ट को ले रहा हूँ। टेकिंग एग्जाम, टेक एग्जाम का मतलब एग्जाम देना भी होता है। तो टेक के सेंटेंस के हिसाब से कई सारे मतलब हो सकते हैं। ऐसा टेक अकेला एक शब्द नहीं है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके अलग अलग मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से हो सकते हैं। यहाँ पर टेकिंग का मतलब स्टीलिंग है। कई जगह टेक एग्जाम जब आप कहते हैं तो वहां एग्जाम देना होता है। कई जगह टेक का मतलब लेना और प्राप्त करना होता है। ठीक है जी। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। सप्लाईज का मतलब समझिए क्या होता है। स्कूल में जो आपके पेन पेंसिल वगैरह जो ये सप्लाई आपके स्कूल को मिलती है, जो कॉलेज के डीन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जो कोई भी मैनेजर है जो मैनेज कर रहे हैं, वो लोग ये सप्लाईज प्रोवाइड कराते हैं स्कूल को, ताकि इन चीज़ों की कमी ना पड़े। जैसे पेन हुआ, पेंसिल हुआ, रबर हुआ, किताबें हुई, इन सभी को आप सप्लाईज में लेते हैं। अब बात आती है कि ये जो शीवर थॉट है, ये सही है क्या? एक बात तो आप समझ गए इस सेंटेंस से कि इस सेंटेंस में एक आर्ट हिस्ट्री टीचर है, उसको निकाल दिया गया क्योंकि वो चोरी कर रही थी। वो चोरी कर रही थी, तो शीवर थॉट का मतलब वो सोच रही थी। क्या वो चोरी करने का सोच रही थी इसलिए निकाल दिया? क्या सोचने भर से आप किसी को नौकरी से निकाल देते हैं क्या? नहीं निकालते हैं ना। तो ये सेंसलेस हो जाता है, डजंट मेक एनी सेंस, ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो इन चारों में से कौन सा सही है जरा समझिए। इनलाइटन का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान दे देना। किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान दे देने को आप इनलाइटन कहते हैं। अब ये पैसिव वॉइस जा रहा है ये सेंटेंस, दैट इज शी वाज इनलाइटन, उसको बहुत सारा ज्ञान दे दिया गया था। तो क्या ज्ञान दे दिया गया था इसीलिए उसको नौकरी से निकाल दिया गया? नहीं, सेंसलेस है, कोई सेंस नहीं बनता है। डम का मतलब होता है धोखा देना। डम का मतलब क्या होता है? धोखा देना। जब डम का मतलब धोखा देना होता है, अच्छा एक मतलब और होता है डम का। किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए भी आप डम कहते हैं, और किसी कचरे को या कूड़े को जब आप दूर फेंक देते हैं, दूर फेंक देते हैं, घर से बाहर फेंक के आते हैं, तो उसे भी आप डम कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, कई बार उस आदमी ने मुझे डम कर दिया, मीन्स उसने मुझे धोखा दे दिया। कचरे को आप दूर फेंक करके आ रहे हैं, डम। तो यहां पर डम तो आएगा नहीं। वंडर्ड का मतलब देखिए क्या होता है? सरप्राइज्ड हो जाना। वंडर्ड का मतलब सरप्राइज्ड हो जाना होता है। किसी चीज को लेके आप चौंक गए, यार मैं भी, आई वंडर, डू यू ऑल्सो फील सेम? आप भी वही महसूस करते हैं जो मैं महसूस करता हूँ। मैं किसी तार को, करंट, ऐसा कोई तार जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको पकड़ लेता हूँ तो मुझे यार करंट नहीं लगता। यार तुम्हारे साथ भी वही होता है। तू भी किसी तार को पकड़ता है तो तेरे को करंट नहीं लगता है। यार ये पहली बार मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है। मतलब आई वंडर, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम्हें भी वही महसूस होता है जो मैं महसूस करता हूँ। तू भी वैसा ही है जैसा मैं हूँ। तो वंडर का मतलब यहाँ सरप्राइज है, और इस सेंटेंस में सरप्राइज जैसा कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। भाई उसको निकाला गया क्योंकि उसको पकड़ लिया गया था। शी वॉज कॉट, उसको पकड़ लिया गया था सप्लाईज चुराते हुए। टेकिंग स्कूल सप्लाईज, चुराते हुए उसे पकड़ लिया गया, इसीलिए उसको निकाल दिया गया। नेक्स्ट, द बैंकर वांट मी नॉट टू बी केयरलेस फ्रॉम माई एटीएम कार्ड। देखिए यहाँ पर ये जो एरर है, ये प्रिपोजिशनल एरर है। चारों ऑप्शंस में केयरलेस है। केयरलेस का मतलब आप समझते ही हैं, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। काफी आसान शब्द है, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके साथ क्या है, प्रिपोजिशंस जुड़ जाते हैं। जैसे नाउन के साथ कोई प्रिपोजिशन जुड़ गया, एडजेक्टिव्स के साथ प्रिपोजिशन जुड़ गए, एंड वर्ब्स के साथ प्रिपोजिशंस जुड़ गए। तो प्रिपोजिशंस जैसे जैसे किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, वैसे वैसे उनका अर्थ बदलता चला जाता है ना। गेट ऑन, गेट अप, गेट आउट, एक गेट के साथ मैंने अप भी लगा दिया, ऑन भी लगा दिया, मैंने आउट भी लगा दिया, इन भी लगा दिया। तो जैसे जैसे मैं एक शब्द के साथ प्रिपोजिशंस को बदलता जाऊंगा, उस शब्द का मीनिंग भी बदलता जाएगा। ऐसे में यहां पर अगर हम पढ़ें तो बैंकर ने मुझे वार्निंग दी, बैंकर ने मुझे चेतावनी दी
कि ज्यादा लापरवाही मत बरतिए अपने एटीएम कार्ड के साथ। तो ऐसे में ऐसी चीजों के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आपको ये चीजें क्रैम करनी, आपको रटनी ही पड़ती हैं। तो यहां पर केयरलेस के साथ आएगा विद। राइट आंसर इज विद। राइट आंसर इज विद। तो जब भी आप किसी चीज के साथ लापरवाही बरतते हैं तो उस चीज के पहले आप विद लगाते हैं। तो केयरलेस विद का मतलब होता है किसी चीज के साथ लापरवाही बरतना। तो राइट आंसर इज केयरलेस विद। ओके, अगला सेंटेंस आ रहा है आपके सामने, दैट इज आपको इन चारों में एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यहां पर आपको सही इस्तेमाल करना है प्रीपोजिशन का। में आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, लगभग चारों ऑप्शन काफी सिमिलर से हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस प्रीपोजिशंस के हैं। ये चार आपको यहाँ प्रीपोजिशंस दिए गए हैं और इन चार को छोड़ करके पूरा सेंटेंस, सारे के सारे चारों सेंटेंसेस सेम है। अब यहां पर बात आती है कि सही जवाब कैसे दिया जाए। आप भी जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब तक आप इन चार प्रीपोजिशंस के बीच के अंतर को पता नहीं करेंगे तब तक आप सही जवाब तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सही जवाब तक पहुंचने के लिए पहले आपको इन चारों प्रीपोजिशंस स्टिल, एटमोस्ट, बाय और स्टिल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपको ये मीनिंग बताता हुआ चलूंगा, फिर आप लोग और हम और आप मिलकर डिसाइड करेंगे कि सही आंसर क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन कौन सा होगा। सबसे पहले समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है to emphasize the importance or seriousness of something। और आप इसे एक शब्द में कहना चाहें तो आप इसे कहेंगे एक्सट्रीम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अत्यधिक, और आप इसे कह सकते हैं मैक्सिमल। स्टूडेंट्स, एटमोस्ट का इस्तेमाल किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस को इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस को या उसकी गंभीरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये जो मैटर है ना, ये दिस मैटर, जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का मतलब ये हुआ कि कोई चीज मेरे लिए काफी महत्व रखती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो एटमोस्ट ने इंपॉर्टेंस को और बढ़ा दिया। मेरे दिल में किसी के लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन कुछ ज्यादा ही है, दैट इज अटमोस्ट रिस्पेक्ट। मैं किसी की चिंता करता हूं, एक तो चिंता करता हूं, और अगर मैं कहूं किसी की मैं ज्यादा ही चिंता करता हूं, एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के चिंता करता हूं, ज्यादा इंपसाइज कर रहा हूं उस चिंता को, उस रिस्पेक्ट को, उस इंपॉर्टेंस को, तो यहां पर मैं यूज करूंगा केयर, दैट इज अटमोस्ट केयर। जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट, अत्यधिक एक्सट्रीम लेवल की रिस्पेक्ट, अटमोस्ट रिस्पेक्ट। जरूरत से ज्यादा केयर, अत्यधिक एक्सट्रीम लेवल की केयर, हाई लेवल की केयर, दैट इज अटमोस्ट। इंपॉर्टेंस दिखाना, महत्व दिखाना, लेकिन कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का महत्व दिखा देना, अत्यधिक दिखा देना, उसे आप कहते हैं एटमोस्ट। अगर आप ध्यान से देखें, दे राइज विद द मॉर्निंग लर्क एंड लेबर ऑलमोस्ट डार्क। अब पहले मैं आपको ये बता दूं, ये लर्क का मतलब क्या होता है। मॉर्निंग लर्क में लर्क को एक ब्राउन कलर की एक बर्ड होती है, जो बड़ा एक शी मेक्स अ वेरी प्लीजेंट साउंड। वो बहुत ही बड़ी अच्छा साउंड सुबह सुबह उसके मुंह से वो अच्छा एक साउंड क्रिएट करती है। या फिर यूं कह लीजिए कि ऐसी बर्ड है जो सिंगिंग करती है, वो सुबह सुबह गाना गाने का काम करती है। जैसे आप कोयल का एग्जांपल लेते हैं ना, कोयल की आवाज काफी प्यारी होती है। ऐसे एक पक्षी होता है ब्राउन कलर का, जिसे आप लर्क कहते हैं, जिसका काम होता है बहुत ही अच्छा और प्यारा साउंड निकालना, एक मधुर आवाज अपने मुंह से निकालना सुबह सुबह। और यहां पर अगर आप इसको समझें, दे राइज विद द मॉर्निंग लर्क, यहां पर इसका मतलब कहा जा रहा है कि मेहनत कश जो लोग होते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं सुबह उठ करके, वो सुबह की पहली किरण के साथ उठ जाते हैं। ऐसे लोग सुबह की पहली किरण के साथ उठ जाते हैं और वो अंधेरा होने तक मेहनत करते हैं, अंधेरा होने तक मेहनत करते हैं। आप एक बात बताइए कि सभी की प्रोसेस काम करने की यही होती है, सुबह जल्दी उठना और देर रात तक काम नहीं, बल्कि शाम होने तक अपने घर लौट आना। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, सुबह 9 बजे निकलते हैं, शाम को आ जाते हैं 6 बजे तक, अंधेरा होने से पहले पहले या अंधेरे होने तक आ जाते हैं। सरकारी नौकरी करते हैं तो सुबह सुबह उठते हैं जल्दी और फिर अंधेरा होने तक आप घर पर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही जो मेहनतकश लोग होते हैं, जो लेबर होती है, जो आपके घर में पेंटिंग का काम करती है, दीवार बनाने का काम करती है, प्लस्तर करने का काम करती है, बजरी सीमेंट लगाने का काम करती है, तो ये लोग भी सुबह जल्दी उठ करके देर रात
रात होने तक पहुंच जाते हैं। तो जल्दी उठ करके सुबह की पहली किरण के साथ अंधेरा होने तक मेहनत करना, ये इन चारों से आपको बताया जा रहा है। अब यहां पर अटमोस्ट का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप यहां पर अंधेरे को अत्यधिक बता रहे हैं, बल्कि हमारा यहां पर मकसद है ये बताना कि लोग जो मेहनत कश होते हैं वो जल्दी सुबह उठते हैं और अंधेरा होने तक वो मेहनत करते हैं। यहां लेबर का मतलब है मेहनत करना। तो यहाँ अटमोस्ट तो आएगा नहीं, अटमोस्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि अटमोस्ट यहाँ पर डार्क की सीरियसनेस को दिखा रहा है, एक्सट्रीम डार्क को दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है तब तक मेहनत करते हैं। यहाँ पर ये इलॉजिकल होगा, तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत। अब हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कि टिल सही होगा, बाय सही होगा या स्टिल सही होगा। तो आइए इन तीनों के डिफरेंस को हम समझते हैं। आपके सामने ये तीनों डिफरेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ स्टिल का मतलब क्या होना चाहिए। स्टिल का मतलब होता है टू से दैट एन एक्शन और सिचुएशन कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट बिकॉज इट हैज नॉट फिनिश्ड। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक्शन वर्तमान में अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। जैसे मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, मेरा ये काम अभी भी चल रहा है। ही स्टिल लिव्स विद हिज पेरेंट्स, वो अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, मतलब रहने का काम चल रहा है। आई स्टिल ड्रीम ऑफ होम, मैं अभी भी अपने घर के बारे में सपने देखता हूं, मतलब ये काम अभी भी चल रहा है। इट इज स्टिल वार्म आउटसाइड, अभी भी बाहर गर्मी है, मतलब ये काम चल रहा है। तो कोई भी काम रनिंग कंडीशन में है, जो खत्म नहीं हुआ है, चालू अवस्था में है, चलती हुई अवस्था में है, तो उसके लिए आप स्टिल लगाते हैं। अब यहां पर अगर आप सेंटेंस में देखें तो यहां लिख के आ रहा है दे राइज विद द मॉर्निंग लर्क, वो सुबह की पहली किरण के साथ उठ जाते हैं और अंधेरा चल रहा है और वो मेहनत करते हैं। मतलब अंधेरा होने का काम चालू है और उनकी मेहनत चल रही है। ये कहना सेंसलेस होगा, ये कहना सेंसलेस होगा। आप किसी आदमी से 24 घंटे काम नहीं करा सकते। इसका मतलब यहां पर वो लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत करने का काम खत्म नहीं हुआ है। लेकिन पढ़ करके हमें ये लग रहा है अंदर से कि हम ये कहना चाहते हैं कि अंधेरा होने तक वो मेहनत करते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अंधेरा हो रहा है, अंधेरे का काम चल रहा है, उनकी मेहनत भी हो रही है। ये सही नहीं है। अब बात करते हैं टिल और बाय की। यहां आपको होगा कंफ्यूजन। यहां पर अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहां पर अगर आप टिल के अर्थ को समझेंगे तो टिल का मतलब यहां पर हिंदी में तक होता है और बाय को भी आप हिंदी में तक कहते हैं। लेकिन जब दोनों का हिंदी अर्थ तक होता है तो ऐसे में कब हम टिल का इस्तेमाल करें, कब हम बाय का इस्तेमाल करें, यहां पर हमें सोचना होता है। अब जरा समझिएगा इन चीजों को। कई बार किताबी डेफिनेशन से भी हमें चीजें समझ में नहीं आती है। ऐसे में एक टीचर की या किसी ऐसे मेंटोर की जरूरत पड़ती है जो इन चीजों को आसान करके आपको समझा पाए। मैं आसान करके आपको समझाता हूं। समथिंग कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, कोई भी चीज किसी दिए गए टाइम तक चालू है। कहने का मतलब यह है कि मेरा ऑफिस रहता है सुबह के 9 बजे और ऑफिस के खत्म होने का टाइम है शाम के 5 बजे। मैं ऑफिस में आऊंगा 9 बजे। अब मेरा ऑफिस में जो काम रहेगा वो 9 से 5 का रहेगा। इसका मतलब मेरा ऑफिस में रहना 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, मतलब किसी निश्चित समय तक किसी भी काम का लगातार चलते रहना टिल कहलाता है। इसका मतलब अगर मैं काम कर रहा हूं ऑफिस में तो मुझे मेरा ये काम कब तक चलता रहेगा, 5 बजे तक चलता रहेगा। ये मेरा वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इस टाइम तक मुझे ये काम लगातार करना है। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। किसी ने मुझे फोन किया कि यार चल आज अपन मूवी देखने चलते हैं। तो मैंने उससे कहा कि अभी तो नहीं जा पाऊंगा, मुझे 6 बजे तक पढ़ाई करनी है और अभी इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2, और मैंने कहा कि शाम के 6 बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है। तो मुझे एक बात बताइए, पढ़ाई करने का काम क्या लगातार कंटिन्यू रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। पढ़ाई को लगातार किया जा सकता है, ऑफिस में काम को लगातार किसी पॉइंट तक किया जा सकता है। किसी ने कहा कि भाई कब तक जगोगे? तो मैंने कहा कि मैं आधी रात तक जगूंगा, मैं 12 बजे तक जगूंगा। मैंने 9 बजे अपनी पढ़ाई रात में शुरू करी और मेरी पढ़ाई, और मुझे जगना भी है मिड नाइट तक मुझे जगना है। इसका मतलब मिड नाइट तक मैं लगातार जगने का काम कर सकता हूं। अब यहां पर आपको एक बात समझ में आई कि टिल का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर टाइम तक कोई काम आपको लगातार करना पड़े बिना रुके, या लगातार उसको करते रहना पड़े। अब यहां पर बाय का इस्तेमाल कहां करते हैं? बाय का इस्तेमाल देखिए क्या लिखा हुआ है, समथिंग मस्ट बी कंप्लीटेड और अचीव बाय अ सर्टेन टाइम, मतलब किसी भी काम को आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पहले पहले या पर्टिकुलर पॉइंट तक कर लेना है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि हम स्टेशन 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा कि हम स्टेशन 5 बजे तक पहुंच जाएंगे और अभी बज रहे हैं 9। अभी बज रहे हैं 9, तो मुझे बताइए क्या पहुंचने का काम 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार होता रहेगा? क्या पहुंचा एक बार जाएगा या बार बार जाएगा? ऑफिस में काम करना 9 बजे से 5 बजे तक पॉसिबल है, लेकिन पहुंचा एक बार जाता है या लगातार आप पहुंचते ही रहेंगे? पहुंचने का काम सिर्फ एक बार होगा, या तो आप 5 बजे पहुंच जाएंगे या उससे पहले पहुंच जाएंगे या 3 बजे पहुंच जाएंगे या 2 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचना आपको एक ही बार है। पहुंचने के काम को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं कल तक ये ऐसे पूरा कंप्लीट कर लूंगा, अब कल तक मैं ये ऐसे कंप्लीट कर लूंगा, इसका मतलब कल मैंने एक टाइम दे दिया कि कल सुबह 10 बजे तक मुझे ऐसे कंप्लीट करके दीजिए। अब ऐसे कंप्लीट एक बार होगा या लगातार कंप्लीट होता ही रहेगा?
मैं एक बार ऐसे को कंप्लीट करूंगा, या तो 10 बजे कर लूंगा, या तो 9 बजे कर लूंगा, या मैं 8 बजे कर लूंगा, या 7 बजे कर लूंगा। मतलब ऐसे को पूरा करने का काम सिर्फ एक बार ही होगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी भी काम को लगातार किया जाए पर्टिकुलर टाइम तक, टेल आता है। और किसी भी काम को एक बार करके खत्म कर लिया जाए किसी दिए गए समय तक, तो वहां पर बाय आता है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। एंड अब आते हैं अपने सेंटेंस पर। दे राइज विद द मॉर्निंग लर्क एंड लेबर टिल ऑलमोस्ट डार्क एंड बाय ऑलमोस्ट डार्क। इसका मतलब सुबह की पहली किरण के साथ वो उठ जाते हैं, और तब से लेकर के अंधेरा होने तक लगातार उनका काम मेहनत का चलता रहता है। तो कोई भी काम किसी टाइम से, किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम तक लगातार चलता रहे, तो वहां पर मैंने आपको सिखाया कि आप टिल का इस्तेमाल करते हैं। एंड राइट आंसर इज टिल। बाय कॉन्टिन्यूटी को नहीं दिखाता है, बाय दिखाता है कंप्लीशन को, कि मैं कोई काम कंटिन्यू नहीं करूंगा, एक बार वो खत्म होगा, दोबारा उसे नहीं किया जाएगा। अरे हम स्टेशन पहुंच जाएंगे ना 5 बजे तक, क्या पहुंचते ही रहेंगे स्टेशन आप लोग? एक ही बार पहुंचोगे ना। ठीक है, मैं 2 बजे तक उससे बात कर लूंगा। अरे 2 बजे तक उससे बात कर लूंगा, मतलब या तो 1 बजे आप उससे बात कर लेंगे, 12 बजे बात कर लेंगे। कहने का मतलब यह है, क्वांटिटी को दिखाना हो टिल, और कंप्लीशन को दिखाना हो किसी दिए गए समय से पहले पहले काम के पूरा होने को दिखाना हो, दैट इज। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर मेरा तीसरा सेशन था। ऐसे और भी कई सेशन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अलावा, एरर डिटेक्शन हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ, इन पर आते रहेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे। एंड आप इस चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूं, जो काफी हेल्पफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन में। आज के लिए स्टूडेंट मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। धन्यवाद।